मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ उस मिलिट्री हाइजीन को जो तुम्हारा करैक्टर स्केच करती है। तुम हर सुबह दाढ़ी बनाते हो और इस मौसम में तुम सूरज की रोशनी में दाढ़ी बनाते हो। अब देखो यहाँ, जैसे जैसे हम तुम्हारी दाढ़ी की बाईं तरफ से सबसे पीछे के कोने की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उस हिस्से में तुम्हारी शेविंग बहुत ही कम पूरी हो पाई है। ये लगातार फूहड़ता से बनती गई है जब तक कि ये जबड़े के जोड़ के हिस्से के इर्द गिर्द तक नहीं पहुंच गई है। ये बात तो पक्के तौर पर बहुत ही साफ है कि वो हिस्सा दूसरे वाले हिस्से की तुलना में कम रोशनी में रहा होगा। मैं ये बात सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी आदतों को रखने वाला आदमी खुद को बराबर रोशनी में देख लेने के बाद ऐसे अंजाम से सेटिस्फाई होगा। ऑब्जर्वेशन करने और अंदाज़ा लगा लेने के एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में मैंने केवल इस बात का जिक्र किया है, और काफ़ी मुमकिन है कि ये खूबी उस इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे सामने है हमारे कुछ काम आ सके। यहाँ मौत की वजहों की जांच रिपोर्ट में एक या दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं और जो गौर करने के लायक हैं। ऐसा मालूम होता है कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई थी, बल्कि हैथलॉय फॉर्म से लौटने के बाद हुई थी। ये उस वक्त हुई थी जब पुलिस दल के इंस्पेक्टर ने उसे बताया कि वो कैदी था। ये सुनकर उसने टिप्पणी की थी कि ये बात सुनकर उसे कोई हैरत नहीं हुई थी और ये बात उस नौजवान के द्वारा उम्मीद छोड़ दिए जाने से ज्यादा कुछ नहीं दर्शाती है। जेम्स मैककार्थी की ये जांच आमतौर पर किसी भी तरह की शक की जड़ों को मिटाने के लिए काफी थी जो कॉरोनर की जूरी के दिमाग में रहे होंगे। ये एक इकबालिया बयान था, मैंने उछलते हुए कहा। नहीं, क्योंकि इसके बाद बेगुनाही की ऑब्जेक्शन पेश की गई थी। वारदातों की ऐसी लानत से भरी कड़ियों के टॉप पॉइंट पर पहुंचने पर यह कम से कम एक बेहद सस्पिशियस कमेंट था। इसके अपोजिट होम्स ने कहा, बादलों में दिखने वाली ये वो सबसे चमकदार दरार है जिसे मैं इस वक्त देख सकता हूँ। भले ही वो बेकसूर हो, वो पूरी तरह से ऐसा भी मूर्ख नहीं हो सकता कि वो ये ना देख सके कि हालात उसके खिलाफ बहुत ही अंधेरे में थे। क्या वो अपनी गिरफ्तारी से हैरान हुआ था या इस पर नाराजगी का नाटक करते हुए दिखाई दिया था? मुझे इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजरिए से देखना होगा, क्योंकि ऐसा अचंभा या नाराजगी ऐसे हालातों में नेचुरल नहीं हो सकता, और फिर एक साजिश करने वाले आदमी के लिए ऐसा दिखाई देना एक बेहतरीन नीति या पॉलिसी हो सकती है। उसका निडरता से हालात को एक्सेप्ट करना ये दर्शाता है कि या तो वो बेकसूर है या फिर ऐसा आदमी है जो खुद पर गजब का कंट्रोल और मजबूत विल पावर रखता है। और बेशक जहां तक हादसे के उस दिन अपने अच्छे बेटे के करैक्टर को भूलने की बात है, तो उसने अपने बाप से टेढ़ी जुबान में बात की थी, और यहाँ तक कि उस छोटी लड़की जिसकी गवाही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके मुताबिक उसने अपने हाथ को ऐसे उठाया था मानो अपने बाप को मारना चाहता हो। जेम्स मैककार्थी के स्टेटमेंट में खुद को कसूरवार ठहराना और पछतावा नजर आता है। उससे मुझे लगता है कि एक गुनहगार आदमी होने के बजाय वास्तव में वो एक हेल्दी माइंडेड आदमी है। मैंने अपना सिर हिलाया। कई आदमियों को बहुत ही मामूली से सबूत पर फांसी पर लटकाया जा चुका है। मैंने टिप्पणी की, हाँ ऐसा हुआ तो है। कई लोगों को गलत तरीके से फांसी पर लटकाया गया है। इस मामले में उस नौजवान का खुद का क्या बयान है? आई एम सॉरी, ये उसके हिमायतियों के लिए बहुत ही एनकरेजिंग नहीं है। हालांकि इसमें एक या दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तुम इसे यहाँ पाओगे और ख़ुद इसे पढ़ सकते हो। उसने अपने पुलिंदे से लोकल हेयरफोर्डशायर पेपर की एक कॉपी बाहर निकाली और पेपर को मोड़ते हुए उस पैराग्राफ की तरफ मेरे ध्यान को खींचा जिसमें उस हादसे के बारे में उस बदनसीब नौजवान का खुद का बयान दिया हुआ था। मैं गाड़ी के एक कोने में आराम से बैठ गया और इसे बहुत ही सावधानी से पढ़ने लगा। ये इस ढंग से लिखा था, मिस्टर जेम्स मैककार्थी, मरने वाले के इकलौते बेटे को इसके बाद बुलाया गया और उसने अपना बयान ऐसे दिया। घर से दूर 3 दिनों के लिए मैं ब्रिस्टल में था और अभी लास्ट मंडे को 3 तारीख की सुबह को वापस लौटा था। जब मैं घर पर आया तो मेरे फादर घर पर नहीं थे। नौकरानी ने मुझे बताया कि वो जॉन कॉब साइस के साथ बग्घी से रॉस गए थे। मेरे लौटने के फौरन बाद मुझे अहाते में उनकी बग्घी के पहिए की आवाज़ सुनाई दी थी। अपनी खिड़की से बाहर देखने पर मैंने उन्हें बाहर निकलते हुए और तेजी से अहाते से बाहर जाते हुए देखा था।
हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो किस दिशा में जा रहे थे। इसके बाद मैंने अपनी बंदूक उठाई और बोस्कॉम तालाब की दिशा के खरगोशों के बाड़े जो दूसरी तरफ ऊंचाई पर है उसकी तरफ जाने के इरादे से पैदल टहलते हुए बाहर निकल गया। रास्ते में मैंने विलियम क्राउडर गेम कीपर को देखा था, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा था, लेकिन उसने ये सोचने में गलती की है कि मैं अपने पिता का पीछा कर रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मेरी आंखों के सामने थे। तभी तालाब से 100 गज की दूरी पर मैंने कोई शब्द जो मेरे पिता और मेरे बीच का एक आम इशारा था की चीख सुनी। इसके बाद मैं जल्दी से आगे की तरफ भागा और मैंने उन्हें तालाब के पास खड़ा पाया। मुझे देखकर वो काफी हैरान दिखाई दिए और काफी रूखे लहजे में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा था, और ये बातचीत नतीजतन ऊंचे लफ्जों में तब्दील हो गई और आक्रामक हालात में पहुंच गई, क्योंकि मेरे फादर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर वाले आदमी थे। ये देखकर कि उनका जुनून कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गया था, मैंने उन्हें छोड़ दिया और वापस हेथलॉय फॉर्म की तरफ चल पड़ा। हालांकि मैं अभी 150 गज की दूरी से ज्यादा नहीं गया रहा होऊंगा, तभी मैंने अपने पीछे एक भयानक चीख सुनी, जिसकी वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। मैंने अपने फादर को जमीन पर मरते हुए पाया। उनका सिर बहुत बुरी तरह से घायल था। मैंने अपनी बंदूक जमीन पर गिरा दी और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया, लेकिन वो लगभग तुरंत ही मर गए। कुछ मिनटों के लिए मैं उनकी बगल में घुटने टेक कर बैठा रहा। इसके बाद मदद मांगने के लिए मैंने मिस्टर टर्नर के लॉज कीपर के घर की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि उसका घर सबसे करीब था। जब मैं वापस लौट कर आया था तो उस वक्त मैंने अपने पिता के पास किसी को भी नहीं देखा था और मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें वो चोटें कैसे आई थीं। वो एक मशहूर आदमी नहीं थे और कुछ हद तक वो अपने व्यवहार से रूखे और नाखुशगवार थे, और जहां तक मैं जानता हूं कि उनका कोई खास दुश्मन नहीं था। इस मामले में इससे आगे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। कॉरोनर, मरने से पहले क्या तुम्हारे फादर ने तुमसे कुछ कहा था? उन्होंने कुछ शब्द बुदबुदाए थे, लेकिन मैं केवल यही पकड़ सका कि वो कुछ रेड जैसा कह रहे थे। कॉरोनर, तुमने उससे क्या मतलब निकाला था? गवाह बोला, मैं कोई मतलब नहीं निकाल सका था। उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। कॉरोनर ने पूछा, वो क्या बात थी जिस पर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच ये आखिरी झगड़ा हुआ? गवाह बोला, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। कॉरोनर, आई एम सॉरी, मुझे इस बात पर दबाव देना होगा। गवाह, आपको बताना मेरे लिए वास्तव में नामुमकिन है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि इसका उस दुख भरी वारदात के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि जवाब देने में इनकार करने से फ्यूचर की किसी कार्यवाही में तुम्हारा मामला तुम्हारे अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। गवाह, मैं अभी भी इनकार ही करूंगा। कॉरोनर, मैं समझता हूं कि कोई शब्द की चीख तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच एक सामान्य इशारा था। गवाह, हाँ, ये ऐसा ही था। कॉरोनर, तो ये किस तरह हुआ था? तुम्हें देखने से पहले और ये कि तुम ब्रिस्टल से लौट आए थे, इस बात को जानने से पहले उन्होंने इसे कहा था। गवाह, काफी भ्रम की स्थिति के साथ, मैं नहीं जानता। जूरी के एक मेंबर ने पूछा, चीख सुनने पर जब तुम वापस लौटे थे और तुमने अपने पिता को क्रिटिकल सिचुएशन में घायल पाया था, तो उस वक्त क्या तुमने कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो तुम्हारे शक को जगाती हो? गवाह ने जवाब दिया, पक्के तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कॉरोनर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? गवाह ने जवाब दिया, उस खुले मैदान के अंदर तेजी से घुसने की जल्दी में मैं इतना परेशान और उतावला था कि अपने पिता को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं सोच सका था। फिर भी मेरे जहन में एक धुंधली सी याद है कि जैसे ही मैं दौड़कर आगे आया था, कोई चीज मेरी बाईं ओर जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे ऐसा जान पड़ता था कि यह स्लेटी रंग की कोई चीज थी, किसी किस्म का एक कोट या शायद एक 4 खानेदार कंबल। जब मैं अपने पिता के पास से उठा तो इसे देखने के लिए मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो चीज गायब हो चुकी थी। तुम्हारा मतलब है कि मदद मांगने के लिए तुम्हारे जाने से पहले ही ये गायब हो चुका था? हाँ, ये गायब हो चुका था। तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये क्या था? नहीं, मुझे महसूस हुआ था कि वहाँ कोई चीज थी। लाश से कितनी दूरी पर? 12 गज या इससे ज्यादा दूरी पर। और जंगल के बॉर्डर से कितनी दूरी पर? लगभग उतनी ही। फिर अगर इसे हटाया गया था तो ये उस वक्त हुआ था जब तुम इसके 12 गज के दायरे के भीतर थे।
हाँ, लेकिन मेरी पीठ इसकी तरफ थी। इसने गवाह की जांच को पूरा कर दिया था। अखबार के खंभे पर नीचे नजर दौड़ाते वक्त मैंने कहा, मैं देखता हूँ कि कोरोनर ने अपने निचोड़ में नौजवान मैककार्थी पर वास्तव में काफी तीखे शब्द कहे थे। उसने इस बेमतलब की बात पर जोर दिया है और लॉजिक रखा है कि जेम्स मैककार्थी को देखने से पहले ही उसके पिता मैककार्थी ने उसे इशारा किया था, और साथ ही ये कि उसने अपने पिता से हुई बातचीत का ब्यौरा देने से इनकार किया है, और उसने जेम्स मैककार्थी के पिता के मरते वक्त कहे गए शब्दों पर जोर दिया है। जैसी उसने बातें कही हैं, उससे तो ये सारी बातें उस लड़के के बहुत ही खिलाफ जाती हैं। धीमी आवाज में होम्स खुद से हंसा और गद्दीदार सीट पर अंगड़ाई लेते हुए उसने खुद को सीधा किया। उसने कहा, तुमने और कोरोनर दोनों ने ही उस नौजवान के फेवर में सबसे मजबूत पॉइंट्स को सामने उठाने की जहमत की है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बारी बारी से उसे कभी तो बहुत ही ज्यादा और कभी बहुत ही कम इमेजिनेटिव बता रहे हो? इतना कम कि वो झगड़े की एक ऐसी वजह तक इजाद नहीं कर सकता जो उसे जूरी की हमदर्दी दिला सके, और इतना ज्यादा कि उसने अपनी खुद की समझ से आरेट जैसी बात को मरने वाले के आखिरी शब्द के रूप में कहे जाने और कपड़े गायब हो जाने की घटना का हवाला दिया है। नहीं मिस्टर, मैं ये मानकर कि जो कुछ उस नौजवान ने कहा है वो सच है, ये नज़रिया रखते हुए इस मामले की तह तक पहुंचूंगा और हम देखेंगे कि ये सोच हमें कहां तक ले जाएगी। और अब मेरी जेब में पेट्रोर्क की कविता की एक किताब है, और मैं तब तक इस मामले में एक और शब्द नहीं बोलूंगा कि जब तक हम मौकाए वारदात तक नहीं पहुंच जाते। हम स्विंडन में लंच लेते हैं और मुझे लगता है कि हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे।